Hi everyone, this is Lakshita Patel. Today we are going to learn some more things about electricity and potential difference. Guys, we all know what is electric potential difference and what is electric current. We know that electric potential difference or potential difference is the work done to bring a unit charge from one point to another. ठीक है? On the other hand, electric current is actually the rate of flow of charges. Now these two quantities, that is electric potential difference and electric current, they both are very closely related to each other. Potential difference, that is V, and electric current, that is I, are directly proportional to each other. How do we know this and how do we prove this? उसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है. Just take a simple circuit diagram in which we put an ammeter with a simple cell with a lower potential difference of approximately 1.5 volt for an example. Then insert a key and this is your circuit. This is the positive terminal, this is the negative terminal. What will happen when we insert the key? Obviously जैसे ही की इंसर्ट करेंगे करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा सर्किट में. ठीक है. अब मान लो कोई भी एक वैल्यू है V की हमारे पास, तो करंट की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी. ठीक है. अब ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है वो जानने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज करके देखेंगे. यहाँ पर मैं अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करूंगी. एक सेल की जगह हम दो सेल्स यूज करेंगे, मतलब 1.5 प्लस 1.5 तो वो हो जाएगा 3 वोल्ट. तो पहले हम 1.5 वोल्ट ले रहे थे, फिर हमने 3 वोल्ट ले लिया. फिर हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 4.5 वोल्ट, मतलब हम 1.5 1.5 1.5 ऐड करते जा रहे हैं. दैट मीन्स हम 1 सेल ऐड करते जा रहे हैं. वी आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ आवर बैटरी, दैट इज वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उतना ही फ्लो ऑफ चार्जेस बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीज होता जाएगा, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी. इस सिंपल सी एक्टिविटी से हमको पता पड़ता है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे वैसे ही वैसे करंट की वैल्यू में भी इंक्रीज आएगा. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर देंगे तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स वेरी सिंपली दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, और इस ही चीज को हम कहते हैं ओम्स लॉ. अब ये ओम्स लॉ किसने दिया? This Ohm's law was given by Sir George Simon Ohm in the year 1827. In 1827, with the help of such types of simple activities, he proved that potential difference of any conducting material in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through the circuit in the conductor. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. Now we know that V is proportional to I. Be very clear. Potential difference is directly proportional to current. Just learn this thing, understand this thing. ये चीज आ गई, मतलब आपको ओम्स लॉ आ गया, आपको ओम्स लॉ आ गया, मतलब ये चैप्टर आपको आधा अच्छे से आ गया. ठीक है. Never forget Ohm's law. This is the most important thing of this chapter. It is asked in one way or the other way in many types of questions. Okay? So V is proportional to I. And as we know, whenever there is a proportionality sign, we have to remove this proportionality sign and add a constant. Okay? So what we will do, we will bring this I towards V, that is V divided by I equals to, इसकी जगह हम लगा देंगे एक constant. ठीक है. और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लेते हैं, या इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से. दिस कैपिटल R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस. अब बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस वर्ड है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी भी तरह की हिंड्रेंस होना, हिंड्रेंस या फिर रुकावट होना.
यहाँ रेजिस्टेंस किसको हो रहा है, व्हाट इज द थिंग दैट इज बीइंग रेजिस्टेड हियर। तो यहाँ रेजिस्टेंस हो रहा है करंट के फ्लो में। मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये है हमारा ओम्स लॉ, ये तो हमको पता पड़ गया, वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, और वी कैन राइट इट लाइक V इज इक्वल टू IR, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। सो दिस इज आवर मेन ओम्स लॉ। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बेसिक्स को, ठीक है। Again we will take the same wire which we took in our previous lecture when we were studying about potential difference। मान लो ये आपका वायर है और इस वायर में बहुत सारे एटम्स हैं, and as I told you earlier in the previous lectures that every atom, especially in metals which are good conductors, have free electrons around them, and these free electrons are actually responsible for the flow of charge in the conductor। If there are no free electrons, there will be no flow of charge which is happening in the insulators, ठीक है। अब मान लो कि इन सारे एटम्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली मूव हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब ये रखा हुआ है वायर, मेटल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमको पता है कि हर मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हर तरह के एटम्स या पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली अपनी ही प्लेस पे वाइब्रेट होते हैं सॉलिड्स में, बिकॉज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हम इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स ऐड कर देंगे या फिर कोई बैटरी ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और हमारा करंट फ्लो होगा कन्वेंशनली opposite to the direction of flow of electrons, that is the current will flow from positive terminal to negative terminal। These are all the basic concepts। अब होता क्या है, these electrons are not always free to move, कि जहाँ जाना है चले जाओ, जितनी दूर जाना है चले जाओ, इतने भी फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स। What happens while passing through the conductor, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो इन प्रेजेंट एटम्स से अट्रैक्ट होते हैं बार बार। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास से गुजरता है, वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि एटम के पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास चार्ज होता है। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही एटम के पास से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा वैसे ही एटम उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। समझ में आया? आप सिंपल तरह से इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो बहुत सारे एटम्स हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हो रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से, वैसे ही वो आने वाले सामने वाले एटम से टकरा जाते हैं और उनकी स्पीड कम हो जाती है। फिर वापस से वो स्पीड गेन करते हैं और वापस से फिर उनकी कोलिजन हो जाता है, फिर स्पीड कम हो जाती है, फिर स्पीड गेन करते हैं, फिर टकरा जाते हैं, फिर स्पीड कम हो जाती है। तो ये बार बार उनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है कंडक्टर्स में से वो अनकंट्रोल्ड नहीं होता, उसमें भी रुकावट आती है। ये रुकावट किसकी वजह से आ रही है? एटम्स की वजह से, विच आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर, और इसी रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। कोई भी मैटर हो, कोई भी कंडक्टर हो, कितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, हर कंडक्टर कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें ये रुकावट कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, जिसमें रुकावट ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं दैट विच वन इज द गुड कंडक्टर एंड विच वन इज अ पुअर कंडक्टर एंड विच इज नॉट अ कंडक्टर एट ऑल और एन इंसुलेटर। हायर द रेजिस्टेंस, लोअर द करंट। समझ में आया? रुकावट ज्यादा होगी। आप रोड ले लीजिए, जब रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है हम बार बार रेस देते हैं, फिर ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर रेस देते हैं, फिर ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हमें बार बार स्पीड कम करनी पड़ती है। अब मान लो कि ये ट्रैफिक आपका रेजिस्टेंस है और आपकी जो स्पीड है वो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है, तो ट्रैफिक ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा।
और अगर ट्रैफिक नहीं होता, रोड एकदम खुली है, सपाट है, लंबी चौड़ी रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है, रुकावट नहीं है, यू गो जूम लाइक दिस एंड देयर इज नो हिंड्रेंस इन द स्पीड एट ऑल। तो जितना कम रुकावट होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, मतलब जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और उतनी स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। सो दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट जो हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से समझ लिया। हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट। ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो। कैसे? Now you know how to study the formulas. You are very well aware about the formulas and you have already studied the proportionality and the relations, direct proportionality, inverse proportionality in 9th standard. V upon I is equal to R. दिख रहा है आपको? यही सेम चीज लेंगे। इसका मतलब है कि R is directly proportional to V, but R is inversely proportional to I. ठीक है? तो अभी V को छोड़ देते हैं, हम R और I को देखते हैं। रेजिस्टेंस हायर होगा तो करंट की वैल्यू लोअर होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू लोअर है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। करंट ज्यादा किस में फ्लो होता है? तो ज्यादा करंट कंडक्टर्स में फ्लो होता है, द गुड कंडक्टर्स। सो द कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स which offer low resistance due to which high amount of current can flow through them. On the other hand, poor conductors क्या होते हैं? Poor conductors are the materials which offer high resistance to the flow of electrons or charge, due to which the amount of electric current is also less. So higher the resistance, lower the current. Lower the resistance, higher the current. Inversely proportional. Clear? तो ये सब कुछ था ओम्स लॉ के बारे में। हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है। टू बी प्रिसाइज, ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। राइट दिस स्टेटमेंट। लेट मी राइट इट हियर, you all have to note it down. Ohm's law is the relationship between potential difference and electric current. Now, what is the relationship between them? It states that is V is directly proportional to I. Okay, that is V upon I is equal to constant. अब constant की जगह हमने क्या लिया? V by I is equal to capital R, that is resistance. So this is our Ohm's law, which can also be written as V is equal to I into R, that is V is equal to IR. So these are the two relations of Ohm's law which can be used interconvertibly wherever it is suitable. Now if we have to define what is resistance, so हम अब बहुत easily resistance को define कर सकते हैं। Resistance is a constant for a given metallic wire provided that its temperature conditions remain the same. ये R जो constant value होती है, this R which is a constant value, जब भी आप कोई एक particular wire ले रहे हो, उस वायर के लिए जो V by I की वैल्यू आएगी वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। वो कैसे? हम एक एक्टिविटी अभी करेंगे, सेम चीज प्रूव करेंगे। तो R क्या है? ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, पर ये कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो सकती है अगर हमने इस कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर चेंज कर दिया। So it can be changed with change in temperature conditions, otherwise it is going to remain the same. Clear? So how do we define R? So R is a constant, that is resistance is a constant for the given metallic wire at a given temperature. It is also a property of the conductor to resist the flow of charges. So resistance is the property of the conductors to resist the flow of charges. हर कंडक्टर चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा,
ये रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ पढ़ दिया, V इज इक्वल टू आई आर या फिर V बाई आई इज इक्वल टू आर, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे करेंगे भाई? जॉर्ज साइमन ने जो जॉर्ज साइमन ओम सर थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सही किया है या नहीं किया है, या लॉ करेक्ट है या नहीं। तो ये लॉ को करेक्ट प्रूव करने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, which is also given in your textbook. This is an activity. It is activity 12.1, very important because many a times this question is asked in exams, that how will you experimentally verify the Ohm's law with the help of an activity. Verify the Ohm's law with the help of an activity, या फिर डिजाइन एन एक्टिविटी टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो ये एक्टिविटी आ सकती है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो फ्रॉम द स्क्रैच विल स्टार्ट। सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जो हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बनाने वाले हैं। व्हाट विल डू, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देन वी विल ऐड 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। ये सेल इस तरह से क्यों लिए हैं मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक करके सेल्स की डिफरेंट रीडिंग्स लेंगे। पहले हम एक सेल की रीडिंग लेंगे, फिर 2 सेल्स की रीडिंग लेंगे, फिर तीनों सेल्स की रीडिंग लेंगे और फिर चारों सेल्स की एक साथ रीडिंग लेंगे। मतलब हम धीरे 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 पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे और फिर करंट की वैल्यू चेक करेंगे। अब मुझे बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेक करने के लिए हमें कौन सा डिवाइस चाहिए? कौन सा डिवाइस चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए वोल्टमीटर। और करंट की रीडिंग चेक करने के लिए हमें कौन सा डिवाइस चाहिए? एमीटर। तो हमारे सर्किट में वोल्टमीटर और एमीटर दोनों होना चाहिए, लेकिन हमको एक कंडक्टर भी लेना पड़ेगा। हम किस कंडक्टर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हम किस कंडक्टर, पर्टिकुलर कंडक्टर की वैल्यूज चेक करके ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं? तो उसके लिए हम लेंगे एक निक्रोम वायर। क्या लेंगे? एक निक्रोम वायर। मान लीजिए कि ये एक्स वाई एक कंडक्टर है जो है निक्रोम वायर। What is nichrome wire? Now nichrome is an alloy, and this alloy is made up of 4 materials, that is nickel, chromium, manganese and iron. The mixture of these 4 metals is alloy which we call as nichrome, है ना? So we are taking nichrome wire as our conductor, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसकी हम पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की रीडिंग्स लेंगे। अब आपको पता है कि जो भी वोल्टमीटर होता है वो कंडक्टर के साथ या रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कंबाइन होना चाहिए। तो यहाँ हमने पैरेलल में कंबाइन कर दिया वोल्टमीटर। फिर होना चाहिए इस सर्किट में एक एमीटर। अब एमीटर को हम कहाँ पर ज्वाइन करेंगे? सो वी विल ज्वाइन द एमीटर हियर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द कंडक्टर, and then we are going to close our circuit with the help of key, and this will be our complete circuit. Okay, यहाँ से मैंने ब्रेक क्यों लिया है? क्योंकि हम इस वायर को धीरे 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 नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से टच करेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड? यहाँ से। तो अभी आपके पास ये सर्किट है, this and this is your circuit. These cells are not included in the circuit for the first reading. Okay? So setup समझ में आया? इस setup में हमें एक सर्किट सेटअप करना है जिसमें हमें लेनी है 4 different cells having same potential difference value. अगर एक की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, if V is equal to 1.5 वोल्ट, या एक सेल की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, तो ये सारे 1.5, 1.5 और 1.5 वोल्ट के होंगे respectively. That is, each of them should have same value for potential difference. This is a conducting wire. Okay, this is a special conductor जो हमने लिया है यहाँ पर nichrome wire. Then we are taking voltmeter in parallel combination and ammeter in series combination. This is our key and this is our complete circuit. Now we have to mark the positive and negative points and the direction of current. This is the direction current, positive terminal to negative terminal.
and if there is positive terminal, then this is the positive and negative of voltmeter and this is the positive and negative of ammeter. And let's insert the key. जैसे ही की इंसर्ट करेंगे तो ये जो वोल्ट मीटर है उसकी कुछ रीडिंग आएगी, नीडल रिफ्लेक्ट होगी। आप सब, मैं चाहूँगी कि आप लोग सर्च करें और वोल्टमीटर और एमीटर की पिक्चर्स देखें कि ये डिवाइस कैसे दिखते हैं। they are the devices in the box like devices and they have a meter in the center। जैसे ही वैल्यू में कुछ चेंज होता है, मीटर में जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है और रीडिंग बताती है कि क्या रीडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस की या करंट की। So I just want you to go through and just look at the devices, how do they look, because school में experiment होगा but that would be too late because we are doing it right now. Okay, now we'll make a table, we'll tabulate our observations, that is the number of cells, then ammeter reading in XY conductor, then voltmeter reading in the XY conductor, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर हमें इस कंडक्टर के अंदर जो वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है उसकी रीडिंग बताएंगे। और इसके बाद फाइनली हम एक V/I कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, दैट इज V की जो रीडिंग है और A करंट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ करंट, यहाँ पर I and V is potential difference, इनकी रीडिंग्स हमको नोट डाउन करनी है। ओके, सो फॉर द नंबर ऑफ सेल 1, जब हमने एक सेल लिया तो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 सपोज, तो यहाँ V की रीडिंग तो क्या आने वाली है 1.5। करंट की रीडिंग मान लेते हैं आएगी 0.5 एम्पियर। नाउ व्हेन ये हमारी पहली रीडिंग आई, अब हम क्या करेंगे, अब एक की जगह दो सेल्स लेंगे, तो इसको वायर को हम अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे। नाउ वी हैव टू सेल्स इन द सर्किट, दैट इज अ बैटरी ऑफ टू सेल्स, तो 1.5 प्लस 1.5 टू सेल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 3 वोल्ट। तो मान लो कि ये 3 वोल्ट रीडिंग के लिए हमारी करंट की वैल्यू आ रही है 1.0 एम्पियर। Then we will take third cell, that is we will connect the wire from this side. Now we have these 3 cells in combination, that is a battery which is 1.5 plus 1.5 plus 1.5 voltage, that is a total of 4.5 volt, and the reading we will observe, it will be approximately 1.5 ampere. And in the fourth case, when all the 4 cells are combined together, we will have a potential difference of 4.5 plus 1.5, that is 6 volt, and then the reading will be approximately 2.0 ampere. Now we have got the readings, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट रीडिंग्स ली है, इनके आसपास ही रीडिंग्स आएंगी, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता है अगर हमारे डिवाइसेस प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं तो। नाउ इन दिस section we have to do V/I calculation, that is V divided by I, that is 1.5 divided by 0.5. You can see on the board, you can zoom the screen and see the values if you are not able to see. The value will be 3. Now the next values 3 and 1.0, so 3 divided by 1.0, the value will be 3. Next is 4.5 and 1.5, so V/I, V/I, A मतलब करंट, ठीक है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो 4.5 डिवाइड बाय 1.5, अगेन द वैल्यू विल बी 3, एंड 6 डिवाइड बाय 2, अगेन द वैल्यू विल बी 3। तो आप देखोगे कि ये जो V/I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो आ रहा है, V/I का जो रेशियो आ रहा है वो इन सारे वैल्यूज के लिए अप्रॉक्सीमेटली सेम है, that is the ratio which are coming for all these values, pair of values is constant, और इसी constant को हम कहते हैं R, that is resistance. Okay,
And so we have proved experimentally the Ohm's law that V is directly proportional to I and that V by I is equal to constant. और ये constant value हमने सारे cases में देख लिया 3 3 3 3 approximately सारे cases में आपको same या similar value ही मिलेगी. तो ये constant है और इसी constant को हम लेते हैं consider करते हैं as R, that is resistance. This is your Ohm's law, which is experimentally verified. This you have to go through from your textbook. Just get a reading of the steps which we have performed. The same thing is there, but you have to go through it once. And now the next step is we have to plot these values on a graph. अब हम एक ग्राफ बनाएंगे and let's plot these values on a graph. We'll take an x-axis and y-axis. One side it will be current and one side it will be potential difference. तो ये V by I का ग्राफ प्लॉट करेंगे. Let us put the values. 0.51 करंट ले लेंगे, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 और यहाँ भी वैल्यूज ले लेते हैं 1.5. आप देखेंगे कि ये सब इक्वल इंटरवल्स हैं, तो हम एक सिंपल ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 4.5 एंड दिस इज 6 वोल्ट. नाउ जब हम इन सब वैल्यूज को पुट करके पॉइंट्स बनाएंगे and when we will meet these points we will get a straight line from the initial value and this straight line proves कोई भी आपको लीनियर ग्राफ मिल रहा है उसका मतलब होता है कि this and this ratio, the ratio of V by I is a constant. क्योंकि सेम वैल्यूज होती हैं तो ही हमें लीनियर ग्राफ मिलता है. ठीक है. सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग दैट निक्रोम वायर विच इज कंडक्टर इज ऑल्सो अ रेजिस्टर. हर कंडक्टर रेजिस्टर कहलाया जा सकता है क्योंकि हर कंडक्टर करंट के पाथ में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है. किसी में ये रेजिस्टेंस कम होता है, किसी में ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है. जिसमें कम होता है वो गुड कंडक्टर है, जिसमें ज़्यादा होता है वो पुअर कंडक्टर है. एवरी कंडक्टर कैन बी कॉल्ड एज रेजिस्टर. यहाँ तक कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टर क्या होता है, कुछ अलग सी चीज़ लगाते होंगे. नो, दैट इज़ नथिंग. आप इसकी जगह बल्ब लगा सकते हो, फैन लगा सकते हो, कोई भी डिवाइस लगा सकते हो क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनमें कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. समझ में आया. इसकी जगह आप कोई भी अलग तरह का वायर लगा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर निक्रोम वायर लिया. आप कॉपर वायर की रीडिंग्स चेक कर सकते हो, आप आयरन के वायर की रीडिंग चेक कर सकते हो, आप इसकी जगह आयरन की नेल लगा के उसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट चेक कर सकते हो. एनी कंडक्टर कैन बी प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ रेजिस्टर एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा जो आपकी रीडिंग्स होंगी वो कॉन्स्टेंट आएंगी. ठीक है. So this is a graph and earlier it was the experimental circuit which we performed and we proved the Ohm's law and verified it. What was the formula? Just recall it everyone in your minds. That is, वापस अभी तो आपको एकदम याद हो गया होगा that V is proportional to I. That is the relationship between potential difference and electric current is Ohm's law. तो V upon I is equal to R which is a constant. ठीक है. अब इस कांस्टेंट की फॉर्मूला तो हमें पता है लेकिन इनमें यूनिट क्या यूज करेंगे. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्टेज, वो आपको पता ही है. करंट की यूनिट होती है एम्पियर, वो भी आपको पता है. रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ओम. इफ the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt. मान लीजिए ये कंडक्टर है x, y, a, b, any कंडक्टर. तो अब इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो मान लो कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट.
और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमने मान लिया कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देन द कंडक्टर इज ऑफरिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। हाउ? द सेम थिंग यहीं पर हमको अप्लाई करना है, सिंस वी नो दैट V by R is equal to I. If a potential difference of 1 volt is present between the two ends of a conductor and an amount of 1 ampere current is flowing through the conductor, then the resistance of the conductor will be 1 ohm. Okay, this is how you can also define ohm or resistance. So 1 volt upon 1 ampere is equal to 1 ohm. This is how it is represented. Or 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. You can write it in this manner also. One and the same thing. अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल केसेस होते हैं जहाँ पर हम एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमको कई बार सर्किट में करंट बढ़ाना पड़ता है, सर्किट में करंट कम करना पड़ता है। अब आपको पता है कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मैं एक और चीज आपको समझाती हूँ यहाँ पे, V by I is equal to R, that means V is equal to IR। ये दोनों आपको रिलेशनशिप्स पता पड़ गए हैं। We also know that current is inversely proportional to resistance. Current is inversely proportional to resistance या resistance is inversely proportional to current। आप कुछ भी चीज मान लो, एक ही बात की। अब ये दोनों अगर inversely proportional है और मुझे कभी भी किसी सर्किट में करंट को बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रेजिस्टेंस घटा देना पड़ेगा, तो मेरा करंट ज्यादा हो जाएगा। अगर मुझे किसी भी सर्किट में करंट कम करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगी, तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। रुकावट बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा। अब हर बार तो मैं मटेरियल चेंज नहीं कर सकती कि पहले मैंने कम रेजिस्टेंस वाला लगा दिया, फिर मेरे को बदलना था तो मैंने ज्यादा रेजिस्टेंस वाला लगा दिया। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इन प्रैक्टिकल कंडीशंस वी हैव अ स्पेशल डिवाइस जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमने कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ही कि ऐसा डिवाइस in which we can change the value of resistance is called as variable resistance or rheostat. So rheostat is used in the circuits when we need to change the value of the current. So we can change the value of the resistance and the value of current will be changed automatically. Okay? Now you know the relationship between electric current and resistance also. They are inversely proportional with each other. That means अगर मैं इसको डबल कर दूंगी तो ये हाफ हो जाएगा। एक चीज को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दूसरी चीज 2 से डिवाइड हो जाएगी। एक चीज को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो दूसरी चीज 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? एक जगह मल्टीप्लाई, एक जगह डिवीजन, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज applied in many numerical problems also and in certain derivations also, that current is inversely proportional to resistance. If you are going to double the resistance, then the current will be halved, and if you are going to halve the resistance, the current will be doubled and vice versa. Okay?